हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और एक और वीडियो पे। और गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं माता का अंचल पूरा कंप्लीट। मतलब माता का अंचल नहीं, पूरा का पूरा हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यारो, सबसे पहले हमारे पास आता है माता का अंचल पाठ, और इसमें ये लिखा गया है शिव पूजन सहाय के द्वारा, जैसे आप ऊपर देख ही सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं। ये किसका चित्र है? छोटे बच्चे का। ये छोटा बच्चा है तारकेश्वर नाथ। ठीक है, अब प्रस्तुत पाठ में लेखक शिव पूजन सहाय ने अपने बचपन के खेल तमाशों, रुचियों और शरारतों का वर्णन किया है। लेखक की माँ वात्सल्य में से परिपूर्ण थी और पिताजी उनके हर खेल में बच्चा बनकर शामिल होते थे। ठीक है, अब पाठ के अनुसार लेखक का सारा समय अपने पिता के साथ व्यतीत होता था। माँ के साथ उनका केवल दूध पीने तक का नाता था। सुबह नहला धुलाकर पिताजी उन्हें अपने साथ पूजा में बिठाते थे। उनके माथे पर भभूत लगाते, इससे वह खासे बम भोले लगते। इसलिए पिताजी उन्हें प्यार से भोलानाथ कहते थे। ठीक है, तो इस तरह तारकेश्वर जी का नाथ, मतलब तारकेश्वर का नाथ भोलानाथ पड़ गया। अब पूजा पाठ के पश्चात पिताजी राम नाम बही में राम नाम लिखते थे, और इसके बाद कागज के टुकड़े पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बनाते और अपने पुत्र को कंधे पर बैठाकर गंगा नदी के किनारे ले जाते। वहां पर वे मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते। लौटते समय उसे पेड़ की डाली पर भी झुलाते, जैसे आप यहाँ पे चित्र पर देख सकते हैं, जिसे पेड़ की डाली पर झुलाया जा रहा है उसके पिता द्वारा। ठीक है, हाँ ओके। इसके बाद वे कभी कभी क्या बोलते हैं, उनके साथ झूठ मूठ की कुश्ती भी लड़ते, जानबूझकर कुश्ती हार जाते। ऐसा करके वे उसका आत्मविश्वास बढ़ाते। ठीक है, अब लेखक के पिताजी उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। मतलब आप देख सकते हैं पिता के प्रति उसका प्रेम कितना है, और उसके पिता को भी उससे कितना प्रेम है। अब पेट भर जाने पर, मतलब उसका जो पेट भर जाता था, तब भी लेखक की माँ की तृप्ति नहीं होती थी, मतलब उनका मन नहीं भरता था। और वे दही भात सान कर अपने हाथों से चिड़िया के नाम के कौर बनाकर उसे खिलाती थी। संतुष्टि होने पर वे उसे खेलने जाने देती थी। खेलते खेलते उसे घर के अंदर लाकर उसके सिर पर कड़वा तेल लगाकर उसकी चोटी बनाकर उसे फूलदार कुर्ता पहना देती थी। इस बीच बालक रोता ही रहता था। फिर पिताजी उसे गोद में उठाकर जैसे ही बाहर लाते, वह सिसकना भूल कर अपने मित्रों के साथ खेलने निकल जाता। अब भी होता है ना, बच्चे होते हैं छोटे तो अपने दोस्तों को देखकर सीधे खेलने चले जाते हैं। कि ऐसा रहता है ना कि भाई अपने दोस्तों के साथ रहेगा, उसके सामने रोएंगे अपने दोस्तों के साथ, फिर वही मजाक बनाएंगे, बोलेंगे ए तू तो रो रहा था ऐसा वैसा, है ना। तो इस टाइप का होता। अब देखो, भोलानाथ और उसके साथी घर में उपलब्ध वस्तुओं से ही खेला करते थे। ठीक है, हम तो मोबाइल से खेलते हैं, ये इससे खेलते घर की उपलब्धियों से। ठीक है, अब घर के बाहर चबूतरा उनका खेल का मैदान बन जाता था। कागज का टेंट लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी बनाते, फूटे घड़े के बताशे और जस्ते के ठेकरियों के पैसे बनते। ठीक है, अब पानी धूल आदि से ज्योनार की तैयारी की जाती थी। ठीक है, अब बारात भी निकाली जाती थी। कनस्तर का तंबूरा बजता। ठीक है, कभी कभी खेती का नाटक किया जाता था। बीज बोते, मतलब जैसे बीज बोते थे वो, फिर फसल पकने पर उसे तोड़कर बेचने का नाटक करते थे। ठीक है, अब जैसे ही पिताजी इन खेलों में शामिल होते थे, वे सभी बच्चे उत्सुक होकर शर्मा करके वहां से जो है भाग जाते थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि उसके पिताजी उसके साथ जब खेल रहे थे, है ना, बनावटी चिड़ियों का चाट करके, है ना, तो वो खाना पीना खाते थे, है ना। उसके बाद कभी कभी लोग बाराती है, मैं बोला था बारात लेके जाते हैं। ठीक है, अब देखो, एक बार क्या हुआ कि एक है मुसन तिवारी। ठीक है, उसको चिढ़ाया उन लोगों ने। अब गुरुजी ने सबको बहुत डांटा। रोते हुए भोलानाथ अपने पिताजी के साथ घर जा रहे थे, और अपने मित्रों को देखकर उनके साथ चले गए, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया इसका क्या कारण हो सकता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या कारण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने यहाँ पे दे दिया। अब खेतों में जाकर चिड़ियों को उड़ते हैं, मतलब चिड़िया उड़ते रहती है खेतों में जाके। ठीक है, तो वो बहुत खुश होते हैं। एक टीले पर चूहों के बिल में पानी उलीचने लगते हैं, मतलब चूहों का बिल होता है ना, उसमें पानी डालने लगते हैं वो। जब चूहे बाहर आते तो बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार वो चूहे के स्थान में ना सांप बाहर आता है वहां से। अब सबकी फट जाती है, सब एकदम ऐसे डरते हैं और सीधा उधर भागते हैं, अपने 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 घर भागते हैं सब। कोई इधर, कोई सर के बल गिरता है, कोई मुंह के बल गिरता है, कोई किसी के दांत टूट जाते हैं।
सब गिरते पड़ते, किसी का पैर के तले से खून आने लगता है, लेकिन स्पीड कम नहीं होती, भाई सबके एकदम शुम से निकलते सब, है ना? अब वो सब घर पहुँचते हैं, तब भोलानाथ सबसे पहले अपने पिता को छोड़ के अपने मम्मी के पास जाता है, क्यों? क्योंकि माँ ममता देती है, पिताजी स्नेह दे सकता है, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पहुँच गया वो घर, अपनी मम्मी के पास चला गया। अब फिर उसके बाद अब उसकी मम्मी ने पूछा कि इससे क्या हुआ, क्या हुआ? अब उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा, भाई साँप देख के आ रहा है डर-डर के, है ना? पूरा इतना खून देख के उसकी मम्मी भी डर गई और उसको आँचल में छिपा लिया। जब पापा ने उसको लेना चाहा, तो भोलानाथ बिल्कुल उनके पापा के पास नहीं गया, उसकी मम्मी के पास ही रहा, ठीक है? और इसी के साथ हमारा माता का आँचल जो है पार्ट खत्म होता है। अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अब अपने पास आता है साना साना हाथ जोड़ी, जो कि लिखा गया है मधु कांकरिया द्वारा, ठीक है? अब प्रस्तुत पाठ में लेखिका मधु कांकरिया की गैंगटॉक से लेकर हिमालय तक की यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों से युक्त एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब एक यात्रा वृत्तांत है, ठीक है? अब गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है? इसमें लेखिका ने बताया है कि पहाड़ों और असीम सुंदरता बिखरी पड़ी रहती है पहाड़ों पे, है ना? अब रात में तारों से जगमगता हुआ गैंगटॉक ऐसा लगता है कि आसमान धरती पर उल्टा पड़ा हो और दूर से एक तराई से सितारे झलर रहे हो वहाँ पे, ठीक है? अब यदि मौसम साफ हो तो वहाँ से कंचनजंगा की चोटी दिखाई देती है। आपको पता है ना, कंचनजंगा इंडिया की सबसे ऊँची चोटी, हिमालय की नहीं, इंडिया की सबसे ऊँची चोटी। ये आपकी ज्योग्राफी का मैंने बता दिया आपको, ठीक है? अब उनका ड्राइवर जितेन नार्गे था, ठीक है? जो कि युमथांग उसे ले जा रहा था, अब वो उनका गाइड भी था, ठीक है? तो वहाँ पूरे रास्ते उन्हें फूलों से भरी वादियाँ नज़र आई। रास्ते में उन्होंने कुछ श्वेत और रंगीन पताकाओं को देखा। उनके पूछने पर जितेन ने बताया कि यहाँ पे जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए मंत्र लिखे हुए 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। कहाँ पे? जो चहल-पहल से दूर एक शांत जगह पे, ठीक है? और इसी प्रकार जब शुभ अवसर होता है, तो रंगीन पताकाएँ फहराई जाती है, लेकिन उसे उतारा नहीं जाता, वो धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली नष्ट हो जाती है, ठीक है? वहीं थोड़ी आगे चलने पर प्रेयर वैली यानी धर्म चक्र को देखने पर लेखिका के अनुभव किया कि चाहे विज्ञान कितने ही उन्नति क्यों ना कर ले, पर पाप पुण्य से संबंधित अंधविश्वास परंपराएं तो सारे भारत में ही रहेंगी, है ना? अब जैसे जैसे गाड़ी आगे चलने लगी, रास्ते और अधिक घुमावदार और संकरे होते जा रहे थे। बाजार, बस्ती, लोग पीछे छूटते जा रहे थे। तिस्ता नदी अपने स्वच्छ और पवित्र जल के साथ लेखिका के समक्ष थी, है ना? अब हिमालय अपने विराट रूप में लेखिका के सामने प्रकट हो रहा था और प्रकृति के इस जादुई रूप को देखकर लेखिका को सारा वातावरण रहस्य से आवृत लगने लगा। हिमालय का रूप सौंदर्य पल बदलता जा रहा था, मतलब हिमालय का जो सौंदर्य है, रूप है, वो पल-पल बदल रहा था और उन्हें सम्मोहित कर रहा था, ठीक है? उनको मोहित कर रहा था। ओके, इसके आगे तो यार यहाँ पे आप जो है हिमालय की सुंदरता को देख भी सकते हैं। अब उन्हें यह सम्मोहन उस समय टूटता हुआ सा प्रतीत हुआ जब उन्होंने पत्थर तोड़कर रास्ते में बनती हुई युवतियों को अपनी पीठ पर अपने शिशुओं को बांधे हुए देखा। इतने स्वर्गीय आनंद के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। वे सोचने पर मजबूर हो गई कि ये आम जनता कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक दे देती है ना? अरे भाई जब बात चलो अब आगे देखो, कटाव तक की उनकी यात्रा हुई, है ना? अब रात में तीस्ता नदी के किनारे लायुंग में रुकना था उनको, है ना? अब लायुंग मतलब अब समझ लो शायद लॉन्च वॉन्च होगा कुछ, है ना? तो वहां नदी के किनारे ऐसा लग रहा था कि मन की सारी विषमताएं नदी की धारा के साथ बह गई हुई, विषमताएं नेगेटिविटी। बढ़ते प्रदूषण के कारण वहां लेखिका को बर्फ देखने को नहीं मिली, है ना? अब उन्हें वहां से कटाव जाना था, वहां तक का रास्ता अधिक खतरनाक था। वहां पहुंचकर लेखिका का मन प्रसन्न हो गया क्योंकि वहां का सर्वत्र साबुन के झाग के समान बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। अब गाइस ये भी याद रखना कि कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है ना? हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड क्या है? कटाव है, ठीक है? वहां स्थित हिम शिखरों, मतलब हिम के जो शिखर होते हैं, है ना? उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रकृति का जल एकत्रित करने के तरीका बड़ा ही नायाब है। सर्दियों में शिखरों पर बर्फ के रूप में एकत्रित जल गर्मियों में जलधारा बनकर खेती के साथ-साथ मनुष्यों की भी प्यास बुझा देता है। ठीक है? अब आगे थोड़ा-सा चलने पर चीनी सीमा पर फौजी माइन 15 डिग्री -15 डिग्री पे बड़े ही अ,
सजगता से पहरा दे रहे थे। उन्हें देखकर लेखिका नतमस्तक हो गई। हमारे कल के लिए वे अपने आज को दांव पे लगा रहे हैं। रास्ते में चिप्स बेचने वाली एक सिक्किमी से उसने पूछा कि वह सिक्किमी है? उसने बताया कि वह इंडियन है। तो लेखिका ने सोचा, काश कश्मीर के साथ भी हमारे संबंध इसी तरह सहज होते। कुछ दूरी पर खेदुम नामक स्थान था। वहाँ देवी देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए उस स्थान को गंदा नहीं किया जाता। वहाँ लोग पहाड़ों, नदियों और झरनों की पूजा करते हैं। युमथांग की आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया था उस जगह को, है ना। अब लेखिका सोच रही थी कि मनुष्य की यही असमाप्त खोज सौंदर्य है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी पार्ट की ओर। अब हमारे पास आता है तीसरा पार्ट, जो कि है मैं क्यों लिखता हूँ। ये लिखा गया है अज्ञे के द्वारा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको लेखन के कुछ यादें बताता हूँ, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें मतलब जो कवि बोल रहा हूँ, लेखक जो है वो मैं क्यों लिखता हूँ इसका, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं। तो लेखक विज्ञान के छात्र थे, है ना। लेखक ने जापान शहर में हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट के प्रभाव के बारे में केवल सुना था, है ना। रेडियोधर्मी यानी एटम बम का जो विस्फोट हुआ था ना हिरोशिमा नागासाकी पे, तो उसमें से हिरोशिमा की बात कर रहे हैं। केवल सुना था उन्होंने। जब वह जापान गए, वहां एक पत्थर पर आदमी की शक्ल में काली छाया को देखकर उस रेडियोधर्मी के विस्फोट की भयावह रूप, मतलब भयानक जो रूप है, उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से में प्रतीत होने लगा। उस याद को लेखन ने भारत आकर रेल में बैठे उसे कविता के रूप में उतारा। ठीक है, मैं आपको इसकी छवि दिखाता हूँ। ये रहा, है ना। तो ये वाली आप छवि देख सकते हैं, उन्होंने ये देखा था, ये चीज देखा उन्होंने। ओके, अब देखो कवि जो है मैं क्यों लिखता हूँ का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। बिना लिखे मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, है ना। लेखक का मानना है कि लिखकर ही लेखक अपने अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान सकता है और लिखकर ही उससे मुक्त हो सकता है, इसलिए वह लिखता है। लिखने के पीछे सभी लेखकों की कोई ना कोई कारण होता है ना। कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से लिखते हैं, है ना। जैसे सांप्रदायों के आग्रह से, है ना, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, है ना, उनको आर्थिक कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए लिखते हैं। कुछ अभ्यंतर प्रेरणा से लिखते हैं, है ना। हर एक रचनाकार या लेखक यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी कृति बाहरी दबाव की। इनमें से कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं सकते। यह कुछ उसी प्रकार है जैसे सुबह नींद खुल जाने पर भी बिस्तर तब तक पकड़े रखे हैं जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। इस प्रकार कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित हुए बिना उसे सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है। ठीक है, जिससे भौतिक यथार्थ के संबंध जुड़ा रहता है। अब लेखक कहता है कि उसे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, वह अपने आप ही उठ जाता है। अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं, है ना। अब देखो भीतरी व्यवस्था क्या होती है। भीतरी व्यवस्था क्या होती है भैया, इसका वर्णन करना कठिन है। क्यों? इसे समझने के लिए लेखक उदाहरण देते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए रेडियोधर्मी के कारण प्रभाव क्या होते हैं, इन सब का मुझे पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान है। मतलब थ्योरी जो नॉलेज होती है ना, उसको बोलते हैं सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरी नॉलेज। जब हिरोशिमा पर अणु बम गिरा, एटम बम गिरा, है ना, तो उन्होंने समाचार को पढ़ा, उसके प्रभाव का प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस अनुचित प्रयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह हुआ और लेखक ने लिखा भी। पर लेख के अनुभूति के स्तर पर जो यथार्थता होती है, वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है। इसलिए उन्होंने इस विषय पर कविता नहीं लिखी। लेखक बताते हैं कि युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसमें बम फेंककर हजारों मछलियों को मार दिया गया था, है ना। जीव के इस उपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, उससे एक सीमा तक जो एटम बम द्वारा जो जीव नाश हुआ था, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा पे, उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसका कुछ कुछ अंदाजा वो लगा सकते थे, है ना। अब लेखक कहता है
कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती है ना? जापान जाकर जब हिरोशिमा के अस्पतालों में रेडियो पदार्थ के आहत और कष्ट पा रहे थे, है ना? तब वो सब देखकर वह तत्काल कुछ नहीं लिख सका। मतलब एकदम ऐसे हैरान, एकदम चौंक गए थे वो, है ना? और ज़्यादा आगे हो गया। हाँ, अब क्या हुआ, एक दिन लेखक सड़कों पर घूम रहे थे, तभी उन्हें एक पत्थर पर एक लंबी सी उजली छाया दिखाई दी। उस छाया को देखकर थप्पड़ सा लगा। उन्हें लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूर्य सा उग आया है और डूब गया है। लेखक बताते हैं कि उस समय जैसे अणु विस्फोट मेरे अनुभूति पक्ष में आ गया था और एक अर्थ में वह खुद हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गए। इसी से इसी से यह सहज विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई और एक दिन अचानक उन्होंने हिरोशिमा हिरोशिमा पर कविता लिख डाली। इस कविता उन्होंने जापान में नहीं लिखी थी, ये कविता वे भारत लौटते समय जो उनकी रेलगाड़ी थी ना, उसमें बैठे हुए लिखी थी। अब ये कविता अच्छी है या बुरी है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, देखते हैं इसमें कविता दी गई है कि नहीं। हाँ, ये रहा हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौके, है ना? धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से, है ना? छाइयां मानव जन की छाया मानव जन की दिशाहीन सब और पड़ी वह सूरज नहीं उगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा इतना लंबा पोयम है भाई ये, है ना? तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अभी अगला वीडियो आने वाला है अपना ग्रामर के ऊपर, ग्रामर बोल रहा हूँ, लेखन जो पार्ट होता है ना अपना, पत्र होते हैं और निबंध होते हैं, तो इसके ऊपर आने वाला वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।